दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत का पहला संगठित विद्रोह 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह एक असफल विद्रोह था, पर फिर भी इसने ब्रिटिश राज को भारत की एक संगठित शक्ति का परिचय कराया था। इसकी शुरुआत कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुई थी। फिर धीरे धीरे इसे जनता का साथ मिलता गया और उसकी भागीदारी भी बढ़ती गई। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर बात करें इसके कारणों की, तो इसके पीछे मुख्य वजह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और हड़प नीति सामने आती है। इसी विस्तारवादी नीति के चलते बहुत से भारतीय शासकों को हटा दिया गया था और फिर हड़प नीति के चलते सतारा, नागपुर, झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया गया। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति से रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को भी इसी नीति के चलते झांसी के सिंहासन पर बैठने नहीं दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति से अवध भी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, जिसके चलते हजारों लोग, अधिकारी और सैनिक बेरोजगार हो गए थे और इसी के चलते अवध असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित हो गया था। इस नीति में अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था, जिसके चलते शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। जैसे जैसे कंपनी के शासन का विस्तार होता जा रहा था, वैसे वैसे अंग्रेजों की भारतीयों के साथ बर्बरता बढ़ती जा रही थी। साथ ही उनके रहन सहन, अन्य व्यवहार, उद्योग आदि का असर भी भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ रहा था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा हिंदू कानून को बदल दिया गया, जिसके चलते जो लोग ईसाई धर्म को अपना रहे थे उन भारतीयों का प्रमोशन जल्दी कर दिया जाता था और भारतीय धर्म का पालन करने वाले लोगों को हर जगह से अपमानित महसूस कराया जाता था। गांव में रहने वाले किसान और जमींदार लोगों से भी भारी भरकम लगान और कर वसूली की जाती थी और जो लोग यह कर चुकाने में असमर्थ थे उनके साथ बड़े ही सख्ती से व्यवहार किया जाता था। इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ लोगों की पुरानी जमीनें उनके हाथ से निकलती जा रही थी और बचे खुचे उद्योग भी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद खत्म होने पर आ गए थे, क्योंकि अब भारतीयों के उद्योगों को ब्रिटेन की मशीनों से निर्मित सस्ते उत्पाद से संघर्ष करना पड़ रहा था। 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण सैन्य या सिपाही विद्रोह के रूप में भी शुरू हुआ। दरअसल इसी समय भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच लगभग 87% भारतीय सिपाही थे। इतनी अधिक संख्या होने के बावजूद भी उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न स्तर का ही माना जाता था। यहाँ तक कि समान रैंक होने के बावजूद भी एक भारतीय सिपाही की तुलना में एक यूरोपीय सिपाही की तुलना में भारतीय सिपाही को कम वेतन दिया जाता था। फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून भी पारित कर दिया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश कंपनी की सेना में काम करेगा उसे जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी ले जाया जा सकता था। बता दें कि उस समय हिंदू समाज में समुद्र को पार करना स्वयं को अछूत बनाना था। इस तरह यह सब कारण सिपाहियों में असंतोष तो भर ही रहे थे। इसी के चलते यह अफवाह भी फैल गई थी कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का यूज किया जाता है और इन राइफल को लोड करने से पहले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। अब हिंदू समाज में तो चर्बी को मुंह से काटना कतई मंजूर नहीं था। साथ ही वो जब गाय जैसी पवित्र और सुअर की चर्बी हो, वही मुसलमान समाज में भी सुअर की चर्बी को मुंह से काटना निषेध माना गया है। इस तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। जब तक यह बात गवर्नर जनरल तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती को सुधारने की कोशिश की और कारतूस वापस ले लिया गया, पर इसकी वजह से कई जगहों पर आग भड़क चुकी थी। इसी के चलते मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में 34वीं बटालियन के 29 साल के मंगल पांडे ने कंपनी की कार्यवाहियों से नाराज होकर यह घोषणा की कि वह अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। मेजर जेम्स ह्यूसन से मिलने के दौरान पांडे से पूछताछ भी की गई, पर उन्होंने ह्यूसन पर गोली चला दी, जिसके चलते मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया और बाद में यह दावा किया गया कि मंगल पांडे धार्मिक अराजकता को बढ़ा रहे थे। इसके बाद भारतीय कमांडर जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, पर ईश्वरी प्रसाद ने इसके लिए मना कर दिया। साथ ही वहां मौजूद अन्य सैनिकों ने भी मंगल पांडे को रोकने या गिरफ्तार करने के लिए मना कर दिया।
हालांकि मंगल पांडे कुछ ही साथियों को समझा पाए थे। बाकी अन्य साथियों को अपने साथ लाने में वे असफल हो गए, जिसकी निराशा के चलते उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, पर वो खुद को केवल घायल ही कर पाए। फिर इसी के चलते 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। साथ ही ईश्वरी प्रसाद को भी मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और 21 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फिर उस रेजिमेंट को भी तोड़ दिया गया, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि इसमें लोगों के प्रति बुरी भावनाएं थी। इन सबसे सैनिकों में यह संदेश गया कि यह सजाएं बहुत ही कठोर हैं, जो कि आगे चलकर विद्रोह को बढ़ावा देने में सहायक साबित हुई। इतना सब होने के बाद भारतीय सैनिक ज्यादा समय तक चुप नहीं बैठ पाए और फिर 9 मई 1857 को 85 भारतीय सैनिकों ने मेरठ में नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस विरोध के खिलाफ अंग्रेजों ने सैनिकों को कई सजाएं भी दी, पर यह विरोध बढ़ता ही गया, जो न केवल छावनी में बल्कि पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विभिन्न जगहों पर इस विद्रोह का नेतृत्व भी अलग अलग लोगों द्वारा किया गया, जैसे कि अवध की राजधानी लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, तो वहीं कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने, और फिर झांसी में तो 22 साल की रानी लक्ष्मीबाई ने तो कमाल ही कर दिया, जो कि अपने मरते दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती ही रही। इन्होंने न केवल झांसी में बल्कि ग्वालियर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें तात्या टोपे ने उनका भरपूर साथ दिया था। हालांकि यह विद्रोह प्रथम संगठित विद्रोह था, जो कि बड़ी दूरियों तक फैला, पर फिर भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे अनजान बना रहा। इस विद्रोह में मुख्य रूप से सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग भी शामिल थे, पर दक्षिणी प्रांतों ने इसमें भाग नहीं लिया। साथ ही कुछ बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर और राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। इसके पीछे एक मुख्य वजह प्रभावी नेतृत्व का अभाव था। हालांकि बहुत से व्यक्तियों जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि बड़े नेता के रूप में सामने आए, पर फिर भी एक व्यापक रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। साथ ही इस समय परिवहन तथा संचार के साधन जैसे रेल, डाक आदि सुविधाएं अंग्रेजों के ही पास थी, जिस कारण किसी भी संदेश को पहुंचाने या किसी भी कार्य की खबर देने में बहुत अधिक समय लग जाता था, और इसके बाद भी तय नहीं होता था कि वह सूचना पहुंची भी है या नहीं। इसके साथ ही विद्रोहियों के पास इसी समय हथियार और धन की भी कमी थी, जिस कारण वे कुछ समय तक तो संघर्ष कर पाए, पर अधिक समय तक साथ नहीं दे पाए। इस विद्रोह के असफल होने में कुछ भारतीयों का भी हाथ है, जिसमें बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदार शामिल है। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग ने इस विद्रोह में भारतीयों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि उन्हें अंग्रेज फायदा पहुंचा रहे थे। अगर बात करें इस विद्रोह के परिणाम की, तो यह वह शुरुआत बनी जिसके चलते ही भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। हालांकि इसके बाद ब्रिटिश राज ने भारत पर शासन सीधा अपने हाथों में ले लिया और महारानी विक्टोरिया ने भारत को अपने अधिकार में ले लिया। इसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर भी पड़ा और फिर भारत में केवल इसे संभालने के लिए ऑफिस बनाया गया। व्यक्तियों में इतना असंतोष देखते हुए अंग्रेजों ने वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। साथ ही भारतीय शासकों के अधिकारों को भी मान्यताएं दी गई। यहाँ तक कि रियासतों को दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट भी दे दी गई थी। पर सैनिकों के इस विद्रोह के कारण सेना में अब यूरोपीय सिपाहियों को बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया था। यह विद्रोह अपने लक्ष्य को पूरा करने में तो असफल रहा, पर इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद के बीज जरूर बो दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अकेले अवध में युद्ध के दौरान 1.5 लाख भारतीय मारे गए थे। यह नरसंहार ब्रिटिश सेना द्वारा दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर पर कब्जा करने के दौरान हुआ था। कानपुर के विद्रोहियों में ब्रिटिशर्स ने बच्चे, महिलाओं, घायल सैनिकों, किसी को भी नहीं छोड़ा। विद्रोहियों को फांसी के अलावा तोपों से भी उड़ाया गया। अंग्रेज लोगों को तोप के मुंह पर बांध आते थे और फिर गोलों के द्वारा उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। यहाँ तक कि कानपुर में ब्रिटिश सैनिकों की ओर से कई हिंदू या मुस्लिम सैनिकों को सुअर और गौ मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। इन्होंने बहुत सी भारतीय महिलाओं पर अत्याचार और जबरदस्ती करके नागरिकों से अपना बदला ले लिया। फिर 1857 के अंत तक आते आते अंग्रेजों ने फिर से जमीन हासिल करना शुरू कर दी थी और फिर 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति संधि पर साइन किए गए और यह विद्रोह समाप्त हो गया। दोस्तों, इस तरह यह विद्रोह भारतीयों के जनमानस पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। यह विद्रोह आपकी नजर में सफल है या असफल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।